Everyone, welcome to Class 11 NCERT, Chapter 1, Political Theory and Introduction। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बहुत ही यूनिक हैं। दो रेस्पेक्ट में, पहला वो रीजन possess करते हैं और दूसरा उनका जो एबिलिटी होता है टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। अगर हम करें उनकी बात तो उनके पास कैपेसिटी होती है टू यूज लैंग्वेज और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करने के लिए। दूसरे स्पेसीज के से अलग होके अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने इनर मोस्ट थाउट और डिजायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो अपने आइडियाज को हमारे समक्ष रख सकते हैं, एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं और वो कंसिडर करते हैं इसको अच्छा और डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब कि हाँ, ये सबके लिए एक्सेप्टेबल है, सब चाहते हैं कि उनकी बात को वो एक्सप्रेस करें। पॉलिटिकल थ्योरी का जो रूट्स है वो इन्हीं सब चीजों में है, यही दो एस्पेक्ट ऑफ रीजन एंड एक्शन इसी में होता है। अब यहाँ पे है कि ये एनालाइज करता है, पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइज करता है कुछ बेसिक क्वेश्चन कि किस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, हमारे लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कोई भी लॉ जो है वो हमारी फ्रीडम को कैसे लिमिट करती है तो क्यों करती है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर स्टेट सिटीजन्स को क्या देती है, या फिर हम लोग एज अ सिटीजन एक दूसरे को क्या देते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एग्जामिन करती है बहुत सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि सिस्टमैटिकली अगर हम देखें कि हमारे वैल्यूज जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ को किस तरीके से बताता है। तो पॉलिटिकल लाइफ को के अंदर जो हमारे वैल्यूज है वो वैल्यू जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये तीनों जो है वो मूल जो है वो मेन कोर वैल्यूज है हमारा। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से सिग्निफिकेंस जो है फ्रीडम का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है और हर दूसरा जो है वो एग्जिस्टिंग के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। ओके, अब इसको हम लोग जानने के लिए कुछ मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पास्ट और प्रेजेंट में थे। ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एग्जामिन करता है कि किस तरीके से फ्रीडम और इक्वालिटी जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट है जहां हम डे टू डे लाइफ में रहते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हम जहाँ काम करते हैं, हमारा वर्क प्लेस। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे है एडवांस लेवल में बात करते हैं तो इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो है पॉलिटिकल थ्योरी की वो एडिक्वेट है या नहीं है, या फिर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी या फिर जो पॉलिसी प्रैक्टिस होती है उसको किस तरीके से हम मॉडिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यही है कि किस तरीके से हम सिटीजन को ट्रेन करें कि वो रैशनली सोचे अबाउट द पॉलिटिकल क्वेश्चंस और अपने पॉलिटिकल इवेंट्स जो वो अपने लाइफ टाइम में देखते हैं। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है और पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हम पॉलिटिकल पॉलिटिक्स क्या होता है। अब व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर जो है या पर्सन जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है और पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, may argue that it is a kind of public service। कहते हैं कि वो पब्लिक सर्विस है। कुछ पॉलिटिक्स को मैनिपुलेशन भी कहते हैं और कुछ कहते हैं कि वो एम्बिशन या फिर वांट्स को सेटिस्फाई करने का एक जरिया है। पॉलिटिक्स के अपने अपने विचार हैं कि अगर पॉलिटिशियन को देखते हैं, कोई भी पॉलिटिकल थियोरिस्ट पॉलिटिशियन के बारे में अगर स्टडी करता है तो वो उनके पार्टी से देखता है कि उनका जो ताल्लुक है, उनका जो कोर वैल्यूज है वो क्या है। या फिर अगर बात करते हैं कि जो वो फॉल्स प्रोमिसेस बनाते हैं या फिर बड़े बड़े बात वो मतलब बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जस्ट फॉर द वोट बैंक, अपना पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। बहुत मतलब बुरे केस में अगर हम बात करें, कभी कभी वो क्राइम में भी चले जाते हैं या फिर पॉलिटिक्स जो है वो स्कैम्स से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट
जो है अपना आइडियाज है पॉलिटिक्स का। कोई पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा मानता है और कोई पॉलिटिक्स को हम एक तरीके से अच्छा जरिया भी मान सकते हैं कि वो हमारे कंट्री में और अच्छा एक डेमोक्रेटिक माहौल बनाएगा जहाँ पे हर लोगों को अपना बोलने का, कहने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होगा, अपनी बातों को पार्लियामेंट में रखने का अधिकार होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स एक क्रिमिनलाइजेशन का भी जरिया है, जहाँ पे कई लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट और एम्बिशन के लिए आते हैं। अब यहाँ पे कि प्रेवलेंट पे ये है जो सबसे ज्यादा चलता है कि जब हम देखते हैं कि पीपल जो है वो अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कम्युनिटी से अब आते हैं और खुद का इंटरेस्ट फुलफिल करने में लग जाते हैं बाय एनी पॉसिबल मीन्स। तो वो कहते हैं कि तो हम कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है या कर रही है। अगर हम क्रिकेटर को देखें कि वो मैनिपुलेट करते हैं टू स्टे इन द टीम, और द फेलो स्टूडेंट जो अपने फादर के पोजीशन को यूज करता है, या फिर कलीग इन ऑफिस जो अपने बॉस के साथ एग्री करता है और फिर उसके दूसरे कलीग के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है, तो ये सारा परस्यूट्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए होता है, सेल्फिशनेस के लिए होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। इट इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। इवन बिजनेसमैन जो भी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो भी पॉलिटिक्स को अपने वॉज के लिए यूज करते हैं, फंड एक्यूमुलेट करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। सिनेमा स्टार्स जो है वो भी पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं कि नो, आई एम नॉट द पर्सन इंडल्ज इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, लेकिन वो भी उस गेम में चले जाते हैं जब वो ज्वाइन कर जाते हैं उस पॉलिटिक्स को। अब यहाँ पे है कि वी आर thus confronted with the conflicting images of the politics, कि हम जितना भी चीज देखे हैं अभी तक, सब दो तरीके की बातें हुई है। पॉलिटिक्स एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी है that we should stay away from और गेट रीड ऑफ, और ये कोई वर्थ वाइल एक्टिविटी है जिसके साथ हम एंगेज हों तो हम एक वर्ल्ड को बेटर वे में बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये कार्टून है, वो आर के लक्ष्मण का एक्सर्प्ट से टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा है, यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, योर एक्टिविटीज आर हैविंग बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विथ लाइंग एंड चीटिंग। आई थिंक ये यहाँ पे एक औरत जो है वो एक बच्चे पे बता रही है कि पॉलिटिक्स का किस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कि उसके कोई भी गार्डियन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और वो इससे मतलब उन पर्टिकुलर अपने गार्जियन जो पॉलिटिक्स में है उनसे इन्फ्लुएंस होके घर में झूठ और चीटिंग कर रहा है, और इस तरीके से पॉलिटिशियंस का बुरा असर पड़ता है उनके फैमिली मेंबर्स पे। तो इस तरीके से अब है कि इट इज अनफॉर्चुनेट कि पॉलिटिक्स जो है वो एसोसिएट होता है विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मेथड। हम रियलाइज करते हैं कि पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। महात्मा गांधी ने एक बार ऑब्जर्व किया था कि पॉलिटिक्स जो है वो इन्वेलप है लाइक अस द कॉइल्स ऑफ द स्नेक, दैट इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद। एक एक पॉलिटिक्स एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा फंदा है जो सांप की तरह आपको जकड़ तो लेता है, और उसमें कोई भी वे नहीं है उससे निकलने का। जस्ट आप क्या कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। कोई सोसाइटी जो है वो पॉलिटिक्स के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स जरूर रहेगा, किसी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रावधान जरूर ही रहेगा। एक सोसाइटी जो चाहती है कि वो सस्टेन करे itself needs to take in account the multiple needs of the interest of its member, कि उसको अलग अलग मेंबर जो भी वहां पे हैं उनके साथ उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है। नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हो गया, ट्राइबल हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सारे जो है वो इमर्ज करते हैं कैसे पीपल को हेल्प करने के लिए, लेकिन वो अपना नीड्स और एस्पिरेशन भी साथ साथ लेके चलते हैं। Such institutions help us find way of living together, acknowledging our obligations to each other. Among such institution, गवर्नमेंट जो होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कैसे गवर्नमेंट जो है वो बनती है और किस तरीके से फंक्शन जो है वो
इसका फंक्शन जो गवर्नमेंट का वो इम्पोर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स बन जाता है। अब यहाँ पे है कि पॉलिटिक्स एक कन्फाइंड अफेयर नहीं है, ठीक है। अब रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट आर द इश्यूज डोमिनेटिंग हेडलाइंस, डू यू थिंक दैट दे हैव एनी रेलेवेंस फॉर यू? लाइक अभी की बात करते हैं तो रिसेंट में आप अगर हेडलाइंस देखें तो ट्रम्प ने 25% का टैरिफ लगाया है। अब ये रेलेवेंस है हमारे लिए, डेफिनेटली रेलेवेंट है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हमारी एग्जाम पॉलिसी, अगर टैरिफ लगता है किसी भी कमोडिटी पे, हमारे इंडिया में जो भी चीज हम मंगाएंगे टैरिफ लगेगा। अब टैरिफ लगेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है हमारा मंगाने का वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमी का कुछ अमाउंट जो है जो हम बचा सकते थे अपने पास रख सकते थे, वी नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो इस तरीके से क्या होगा कि इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा तो हर सिटीजन पे प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, एवरीथिंग। सो यू कैन सी कि डेफिनेटली जो भी न्यूज़ चलता है, जो भी अफेयर्स, करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, वो हमें मोर और लेस इम्पैक्ट करेगा ही। अब जैसे कि अभी निसार सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ये हेडलाइन में था। अब ये है कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट करेगा, तो ये डेफिनेटली हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो है वो उसमें हेल्प करेगा, हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम कोई भी हेडलाइन अगर पढ़ते हैं न्यूज में तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होते ही है, और वो हम पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता ही है। अब यहाँ पे है कि अब पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ कॉन्फाइंड नहीं है कि गवर्नमेंट का अफेयर, इनफैक्ट कि जो भी गवर्नमेंट करती है इज रेलेवेंट बिकॉज कि वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है, अलग अलग वे में। अब हम अगर बात कर ले इकोनॉमिक पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की या एजुकेशनल पॉलिसी की, नेप 2020 इसका 5 ईयर अभी मनाया गया है, 5 सक्सेसफुल ईयर। तो इसी तरीके से हर अलग पॉलिसीज जो है वो हर इंडिविजुअल जो इस कंट्री में रह रहा है एज अ सिटीजन उसको इम्पैक्ट करता है। ये पॉलिसी जो है वो कभी कभी इम्प्रूव करती है हमारी लाइफ को और कभी कभी इनएफिशिएंट और करप्ट भी हो जाती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर पावर में आते हैं तो वो अलाउ करते हैं कन्फ्लिक्ट्स टू बिकम वॉयलेंट, मार्केट क्लोज डाउन, स्कूल्स आर शट। अगर कभी 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 ऐसे कन्फ्लिक्ट्स कुछ भी होते हैं, आता है जैसे कि कम्युनल हार्मोनी पे डिस्टरप्शन हो गया, और क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी इंटरनल अग्रेशन, जैसे कि मान के चलो कहीं पे कोई बहुत बड़ा जैसे हादसा हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ हो गया, तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पे आएंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लोग आएंगे, जो भी वहाँ के लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी एमएलए हैं वो आएंगे, वो आके देखेंगे कि क्या सिनेरियो है, फिर वो उस तरीके से वहां पे एक्शन लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पुट अप करेंगे। जैसे अब बहुत ज्यादा गर्मी के समय में कहीं भी बहुत ज्यादा हीट वेव चलता है तो वहां पे क्या होता है कि 144 के तहत जो है वहां पे सब लोगों को अपने अपने घर में रहना होता है। सब लोग को ऐसे बोला जाता है कि आप सब अपने घर में रहो, पूरे शहर को ऐसे सील कर दिया गया है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो बाय द टाइम अपने अपने तरीके से लोग, एग्जीक्यूटिव लोग जो है, लेजिस्लेटिव लोग अपना लॉ बना के इस तरीके से अपना अपना एक्शन लेते हैं जो भी गवर्नमेंट पावर में होता है। अब ये सारा डिस्ट्रप्शन हमारे लाइफ को डिसरप्ट कर सकता है। हम लोग कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हैं, अर्जेंटली स्कूल नहीं जा सकते हैं, अगर हम लोग सिक है तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड का बात हुआ, कोविड 19 का हम लोग देख सकते हैं, कोविड में कितना प्रॉब्लम हुआ था। अब यहाँ पे है कि अगर जो भी मतलब स्कूल नहीं खुलेंगे तो सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रा कोचिंग लेना पड़ेगा, एग्जाम के लिए ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी। इफ ऑन अदर हैंड गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो रोजगार दे, एजुकेशन बढ़ाए, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि हम एक अच्छे स्कूल में जाएं और एक डिसेंट जॉब पाए। एक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंटली हमें इम्पैक्ट करता है, बहुत डीपली हमें इम्पैक्ट करता है।
अब है कि हम एसोसिएशंस बनाते हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और आर्टिकुलेट करते हैं हमारे डिमांड्स को कि हमारा ये डिमांड है, हमें हमें बीइंग अ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए हाउसेज में। तो इस तरीके से हम मांगते हैं अपना डिमांड, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें बदलाव चाहिए किसी रूल में, किसी रेगुलेशन में। तो हम अपना एसोसिएशन बना के अपना डिमांड आर्कुलेट करते हैं। हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। हम जो है वो पॉलिसीज के साथ डिसएग्री करते हैं तो हम डिसेंट दिखाते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है अपने एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे है कि पैशनेटली जो है डिबेट या फिर एक्शन जो है रिप्रेजेंटेटिव, we passionately debate the action of our representative and discuss whether the corruption has increased or decreased, ऐसे तरीके की चीजों को हम बात करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि करप्शन जो है वो किस तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंका जा सकता है, या फिर रिजर्वेशन जो है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए वो जस्ट है कि नहीं है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से कोई जो पार्टी है या फिर लीडर्स है वो इलेक्शन जीतता है, किस तरीके से, ठीक है, क्यों जीतता है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रैशनल जो है अंडरलाइंग प्रेवेंट chaos और डिके, और ये एस्पायर टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। अब सम अप करें कि पॉलिटिक्स जो है फ्रॉम व्हाट द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड नॉट इन आवर सोसाइटी। तो ये इस वजह से होता है कि हाउ डज, अभी यहाँ पे पहले लेट्स डू इट करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है हमारा डेली लाइफ। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, अगर पॉलिटिक्स के तहत हमारा जो है पॉलिसी मेकिंग जो है, अगर हम नेप की बात कर दे, नेप 2020 की बात करते हैं, तो ये हम अगर इसके तहत बहुत अच्छा एजुकेशन होता है तो हम अगर स्कूल्स में जाएं, हम अपने मनपसंद का वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज ले सकते हैं। हम इस स्वयं स्वयं पोर्टल पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, मूक्स कोर्सेज ले सकते हैं। तो हम ये सारी चीजें डेफिनेटली एक पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी आई वो नेप लेके आई, नेप से हमें क्या क्या फायदा हुआ, हम अपने स्कूल में किस तरीके से और मोर ऑफ लर्निंग कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे डे इवेंट्स के लिए वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये सम अप करते हैं कि पॉलिटिकल जो है, सॉरी, पॉलिटिक्स जो है वो क्या डिफरेंट विजन कैसे कैसे किसी के लिए, जैसे कोई एक पॉलिसी, बहुत सारे लोग जो है अभी रूलिंग पार्टी से अलाइन करते हैं, बहुत सारे दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज से अलाइन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी पार्टी की आइडियोलॉजी किसी को बहुत अच्छी लगती है और किसी को नहीं अच्छी लगती है, किसी को जस्ट लगती है, किसी को अनजस्ट लगती है। अब मल्टीपल नेगोशिएशन जो है वो हमारी सोसाइटी में एक हर दूसरे ग्रुप के बीच में आते जाते रहता है। किसी एक लेवल पे हम बात करते हैं कि जो भी व्हाट गवर्नमेंट डू और जो भी वो करते हैं वो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल होता है, लेकिन दूसरे लेवल पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लोग स्ट्रगल करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, तो सिविल सोसाइटी बना के, कैसे करते हैं, सिविल सोसाइटी बना के, कि गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर डाल दे। पीपल में बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जहाँ पे को निगोशिएट करना पड़ता है, कलेक्टिव एक्टिविटीज में पार्ट लेना पड़ता है टू प्रमोट द सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे कि शुड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, डेफिनेटली पीपल नीड टू पार्टिसिपेट मोर ऑफ इन पॉलिटिक्स, सो दैट दे नीड टू हैव द प्लूरलिस्ट व्यू, कि उनका बहुत सारा अपना अपना एस्पिरेशन सबका है, और अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने अपने जगहों के प्रॉब्लम्स को लेके लोग रिप्रेजेंटेटिव हाउस में जाएंगे और वहां अपना प्रॉब्लम्स को रखेंगे। और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स, जितने भी लोगों के पास से डिफरेंट प्रॉब्लम जाएगी, उतना डाइवर्स प्रॉब्लम जो इंडिया का है, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग बैकग्राउंड का, अलग अलग सोसाइटी का, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की, वो सारी सॉल्व होगी। तो डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स नीड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, दैट इज गुड थिंग। अब यहाँ पे कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं। अब हम अगर चारों तरफ देखें तो हम क्या देखते हैं कि मूवमेंट है,
डेवलपमेंट है, फिर चेंज है। पहले मूवमेंट होता है, फिर कुछ डेवलप होता है, फिर चेंज आता है। अब हम इसको डीप में देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये सब रखे, तो हम देखते हैं कि ये पीपल को इंस्पायर करता है और इससे पॉलिसी बना। अब इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी एक वैल्यू है, इससे क्या हुआ, इससे जो है तुम्हारा इक्वल वेजेस का रूल बना। ठीक है, ये डीपीएसपी के अंदर आता है। अब तो इसी तरीके से अगर हम आइडियल्स डेमोक्रेसी को लेके चले, फ्रीडम को लेके चले, इक्वालिटी को लेके चले, अब आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है कि हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जो भी तरीके का, या फिर वो किसी भी डिफरेंट क्या कहते हैं प्लेसेस पे जाने की बात हुई, कि कोई भी ऐसा वंचित नहीं रहेगा कि कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकता, सबको राइट टू मूवमेंट का अधिकार है। तो ये सारी चीजों को, फ्रीडम, इक्वालिटी, ऐसी चीजों को लेके माइंड में हमने ये पॉलिसी बनाई। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले माइंड में रखी एज अ पॉलिसी मेकर, तब हमने जाके वैसी अलग अलग लॉज बनाई। अब यहाँ की डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपने ऐसे वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक है, वो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करती है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ओके, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिड नॉट जस्ट एक रात में नहीं बना। ठीक है, ये बिल्ड हुआ डिफरेंट आइडियाज ऑफ किनके, तो पॉलिटिकल थियोरिस्ट। ओके, पॉलिटिकल थियोरिस्ट या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की बातें, उनके कोर वैल्यूज को हमने मद्देनजर रख के एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे है कि इस टाइम ऑफ कौटिल्य से हमने कुछ लिया, फिर हमने एरिस्टोटल से लेके रूसो तक की बात की। इनके बीच में काफी लोग आते हैं। ठीक है, इनके बीच में थॉमस हॉब्स आते हैं, मैकियावेली जैसे लोग आते हैं, जेएस मिल आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो आप बारी बारी से पढ़ोगे। अब रूसो, कार्ल मार्क्स का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, इन सब का जो है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोशल जस्टिस के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, तो सोशल जस्टिस के बारे में उनका आइडिया लेके हमने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे है कि एज फार एज 5th सेंचुरी की बात करें, बीसी की 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की बात करें, तो प्लेटो और अरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट से एक डेलिबरेशन किया। ठीक है, कि मोनार्की और डेमोक्रेसी में से कौन सी बेटर है। मॉडर्न टाइम्स में रूसो ने पहले आर्ग्यू किया कि फ्रीडम जो है वो फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स जिन्होंने क्लासलेस सोसाइटी के बारे में कहा है कि उन्होंने इक्वालिटी पे एम्फेसाइज किया है, जो बहुत जरूरी है फ्रीडम के लिए। अगर क्लोजर होम देखें, मतलब हम अपनी जगह की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी जिन्होंने जेन्युइन फ्रीडम या स्वराज के बारे में बात किया अपने बुक हिंद स्वराज में। डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट के उनको माइनॉरिटी कंसिडर करके उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन का अधिकार अ, देने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किया। उनकी एक बुक भी थी एनालिसिस ऑफ कास्ट। अब यहाँ पे है कि हम ये आइडिया देखते हैं कि किस तरीके से जो ये सारी पर्टिकुलर फ्रीडम जैसी चीज, इक्वालिटी जैसी चीज, जस्टिस जैसी चीज, जो की आइडियाज है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आई। तो हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे इंश्राइन करता है फ्रीडम को, इक्वालिटी को। चैप्टर ऑन राइट, आप जो इसी बुक का पार्ट है, फर्दर के चैप्टर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, जो कि आर्टिकल आर्टिकल 17 के अंदर आता है। ओके, अब यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके से आर्टिकल, उनका जो है एक कॉन्सेप्ट था, वो ग्राम स्वराज की भी बात करते थे। ठीक है, वो ग्राम स्वराज की बात करते थे। वो आर्टिकल 40 उनको था कि जो भी डेवलपमेंट है वो गांव से उठना चाहिए, तो ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट का, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का उन्होंने आर्टिकल 40 डीपीएसपी में बात की है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारा आपका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अब यहाँ पे है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जो कि इस चैप्टर में मेंशन है। तो ये आपको हो गए कौटिल्य,
पॉलिटिकल थिंकर हो गए, एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर हो गए, एरिस्टोटल, प्लेटो, गांधी, बी आर अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो इन सब पे आपको 50-50 वर्ड में खुद से ढूंढना, रिसर्च करना, दैट इज अ रिसर्च। गूगल पे भी आप कर सकते हो इसको, और पता चलेगा कि इनके बारे में क्या क्या जान सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे है कि फर्दर हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या में डील करता है। ये डील करती है विद द आइडियाज एंड द प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन से शेप अप करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे हम किसी भी नेशन को बेहतर वे में गवर्न कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट और सोशल लाइफ की अगर बात करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही हेल्प से कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाई करती है कि कॉन्सेप्ट जैसा कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और बहुत सारा, ठीक है, ये सब जो है हम अ, किस तरीके से एक देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मीनिंगफुली हम किस तरीके से अपने साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी प्रोव करती है टू सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ, दैट इज नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है। सबको सबको जो है उस लॉ के अंदर इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स कि आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन अलग अलग विंग में पावर सेपरेटेड हो। जुडिशियल रिव्यू जिसका स्पेशली अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को कि जब भी कोई ऐसी लॉ बनती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होती है, ठीक है, वो किसी भी किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को हार्म कर रही है, तो जुडिशियल रिव्यू का वहां पे प्रावधान है कि बने हुए लॉ को जुडिशरी इंटरफेयर करके चेक करेगा, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं वो एग्जामिन डन बाय एग्जामिनिंग द आर्गुमेंट एडवांस बाय द डिफरेंट थिंकर्स। ये सब कैसे इनकलकेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अलग अलग थिंकर ने इन सब चीजों के बारे में आइडियाज दिया। ठीक है। अब यहाँ पे है कि रूसो और मार्क्स या फिर गांधी जी ये पॉलिटिशियन नहीं बने। इनके आइडियाज इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि ये बाय द टाइम जनरेशन टू जनरेशन पॉलिटिशियंस को पास ऑन किए गए। ठीक है। अब यहाँ पे है कि देर आर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स जिनकी जिनकी बातों को हु ड्रॉ अपॉन देम टू डिफेंड द डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इन आवर ओन टाइम। ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अभी भी कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हैं ये सारे डिफरेंट आइडियाज को। ठीक है। जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने दिया था। ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने का जो भी था क्लासलेस सोसाइटी, कम्युनिज्म, ये सब कैरी फॉरवर्ड कौन करता है? ये सब कैरी फॉरवर्ड करता है जो अभी हमारा सीपीआई है, सीपीआईएम है, ये सारा है जो पार्टी जो है नेशनल पार्टी, ये कैरी फॉरवर्ड करता है। इसके नेता लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पे है कि एग्जामिन जो है आर्ग्यूमेंट अगर करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को भी, और किस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं ट्रेंड्स या पॉसिबिलिटीज फ्यूचर की। अब यहाँ पे है कि कैन यू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल प्रिंसिपल वैल्यूज जो भी अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल है। तो पहला हम देखेंगे कि आई शुड बी एबल टू डिसाइड विच सब्जेक्ट आई वांट टू स्टडी इन स्कूल। तो ये क्या हो गया? आपका फ्रीडम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। तो ये आपका क्या में हो गया? ये आपका इक्वालिटी में हो गया। अब है कि सारे इंडियंस इक्वल बिफोर द लॉ, तो ये आपका इक्वालिटी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जस्टिस हो गया। माइनॉरिटी कैन हैव देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। ये आपका हो गया फ्रीडम, की फ्रीडम माइनॉरिटीज को मिले, वो अपना एजुकेशन सिस्टम बना सके। फॉरेनर्स जो विजिट करते हैं इंडिया में उनके पास वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया? तो ये जो है ये जो है वो इलेक्शन में अगर कोई भी इंसान खड़ा होता है तो वो इंडियन कैंडिडेट रहेगा, उसको वोट देने वाले सिटीजन। तो ये जो आपका सिटीजनशिप हो गया।
जो डेमोक्रेसी के तहत होता है कि वो उसी कंट्री के ऑफ द पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल रहेंगे। अब यहाँ पे कि देयर शुड बी नो सेंसरशिप इन मीडिया और फिल्म्स, तो ये फ्रीडम टू एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पे है कि स्टूडेंट शुड बी कंसल्टेड बाय प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शन। स्टूडेंट शुड बी कंसल्टेड कि इन स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, ये डेमोक्रेसी हो गया कि आप अकेले अकेले तो एनुअल डे प्लान नहीं कर सकते, आपको डेमोक्रेटिक होके सारे स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेना पड़ेगा। एवरीवन मस्ट ज्वाइन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, सबको ज्वाइन करना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो ये आप कह सकते हैं फ्रेटर्निटी, ठीक है, या फिर ब्रदरहुड। अब इस तरीके से है कि या फिर डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। अब बट इट इज दिस ऑल रेलेवेंट नाउ कि पुराने जो आइडियाज थे, वैल्यूज थे, वो सारे अभी भी रेलेवेंट है? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? अरे भाई मिल गया ना, बहुत साल पहले ही मिल गया है। ठीक है, तो अब हम क्यों इस चीज का बार बार ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए? क्यों ये वैल्यूज और आइडिया को हम अभी तक लेके चल रहे हैं? क्यों हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी? तो इंडिया ठीक है, फ्री है और इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन क्वेश्चन रिगार्डिंग जो फ्रीडम है या फिर इक्वालिटी है, वो अभी तक ऐसा इसको अभी हम छिपा नहीं सकते, इसको भी हम रोक टोक नहीं सकते। ये इसलिए क्योंकि जो इश्यूज है फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की को लेके, वो बहुत सारे सोशल लाइफ में इमर्ज करती है। ये डिफरेंट सेक्टर या प्लेसेस में ये अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक होता है ना कि आप कोई भी वैल्यूज जानते हैं, और एक होता है कि आप वो वैल्यूज के साथ मरते दम तक खड़ा रहें। ठीक है, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी। ठीक है, कि आप हमेशा उसको अपना इंटीग्रल पार्ट बना के आप हमेशा चलते रहें। तो वो चीज, वो उस वैल्यू को बार बार रिवाइज करने के लिए अपने अंदर चाहिए कि हम इंटीग्रिटी लाएं, और वो वैल्यूज, वो इश्यूज, वो कंसर्निंग चीजों को हम बार बार पढ़ते रहें, सीखते रहें, जानते रहें। इसलिए अभी तक भी हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, और हमें पढ़ना भी जरूरी है, हमेशा पढ़ते रहना जरूरी है। ठीक है, फॉर हैविंग अ बेटर पॉलिटिकल सिनेरियो। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इक्वालिटी पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट, तो ये कहीं भी इकोनॉमिक या सोशल स्फेयर में नहीं करेगा एग्जिस्ट। अगर इक्वालिटी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं है, राइट टू वोट सबसे बेसिक पॉलिटिकल राइट है, सबसे बेसिक नेचर ऑफ राइट है, ये नहीं है आपके पास, तो आपको कहाँ से आप ये सोच लीजिएगा कि आपको बहुत अच्छा इक्वल पे इक्वल वेजेस मिले, आप इकोनॉमिक फील्ड में भी आपको इक्वालिटी एक्सरसाइज करने का मौका मिले? नहीं। फिर जब आप इकोनॉमिकली नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपके पास सबसे अनइक्वल, सब लोग के पास अनइक्वल अनइक्वल रहेगा, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, तो फिर सोशल स्फेयर में भी आप सोसाइटी में भी कैसे एक एक समान एक तरीके से रह पाएंगे? फिर वहां भी आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही आपके पास बेसिक राइट जैसे वोटिंग राइट्स होंगे, ना आपको किसी को चुनने का अधिकार है, ना आपको उतने वेजेस या फ्री ऑफ ऑक्यूपेशन का अधिकार है। तो आप किस तरीके से करिएगा सोशल स्फेयर में इक्वानिमिटी? आप किस तरीके से इक्वल पाथ पर चलिएगा? तो इसी तरीके से बेसिक है पॉलिटिकल स्फेयर में इक्वल राइट होना। पीपल जो है वो इक्वल राइट को एंजॉय करते हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट को, पर फिर भी वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं सोशली, क्योंकि अपने कास्ट और पॉवर्टी, कास्ट इज अ सोशल एस्पेक्ट एंड पॉवर्टी इज द इकोनॉमिक है। कुछ पीपल जो है वो प्रिविलेज है सोसाइटी में, क्योंकि और कुछ दूसरी और डिप्राइव्ड है, इवन कि उनके पास बेसिक नेसेसिटी जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये भी नहीं है। कुछ को बहुत ज्यादा अचीवमेंट है कि वो जो भी गोल चाहते हैं वो मिल जाता है उन्हें, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपना बेसिक चीज लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ताकि उनके पास एक डिसेंट जॉब हो, वो भी एक सोसाइटी में एक इकोनॉमिक वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर पाए और उनका सोशल स्टेटस थोड़ा ग्रो करे। नहीं, नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं।
अब फॉर देम फ्रीडम जो है वो सही में एक बहुत दूर का ड्रीम है, बहुत दूर का ड्रीम। सेकेंडली अगर बात करते हैं कि अगर फ्रीडम दे भी दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम एक नए इंटरप्रिटेशन को बाय द टाइम करते रहेंगे। वो क्या है कि अगर हम एक दिस इज बिट लाइक प्लेइंग गेम। जैसे हम चेस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमको पता है कि हम के रूल्स सारे हम जानते हैं। इस प्रोसेस में हम कहीं भी न्यू रूल्स भी जानेंगे और नए मीनिंग्स भी जानेंगे कि गेम कैसे खेला जाता है। सिमिलरली फंडामेंटल राइट भी ऐसे ही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है उसको हम कंटिन्यूली मतलब क्या करते हैं अपने लिए, जिस आवश्यकता अनुसार अनुसार हम उसको री इंटरप्रेट करते हैं। उसमें अगर नए सर्कमस्टांसेस आया, नया तरीका का सोसाइटी हो गया, क्योंकि सोसाइटी भी कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी चेंज जो है वो इनविटेबल है, हर जगह चेंज है। तो सोसाइटी ग्रेजुअली आज नहीं कल चेंज करेगा तो उस हिसाब से हमें रूल रेगुलेशन में भी मॉडिफिकेशन करने का जरूरत है। इसलिए हमें अमेंडमेंट का प्रावधान बनाया गया। ठीक है, अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20 में आता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से सब जरूरी है। अब यहाँ पे है कि अब हम बात करते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर राइट टू लाइफ दिया गया है तो वो कोट दिया है, अब उसको राइट टू लाइवलीहुड कंक्लूड हम कर दिए। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत। अब है कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो भी हम लोग को पहले नहीं था। राइट टू लाइफ दे दिए, सब लोग खुश हैं भाई, राइट टू लाइफ मिल गया, ठीक है, चलो कोई बात। लेकिन फिर सोसाइटी बढ़ा, लोग अवेयर हुए, चीजें बढ़ी, हम लोग का गवर्नमेंट के पॉलिसीज से लेना देना हुआ, तो हमें उसकी जानकारी भी चाहिए थी, अवेयरनेस भी चाहिए था। तो अवेयरनेस के लिए हम अलग अलग पॉलिसी को अवेयर कैसे हो, गवर्नमेंट से पूछेंगे। गवर्नमेंट ने कभी कभी ये भी बोला कि नहीं हम नहीं बता सकते, उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला। तो हम सब ने क्या किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार मांगा कि नहीं, हमें आरटीआई चाहिए, आरटीआई फाइल में हमने किया है, इसके तहत हमें इस स्कीम की जानकारी चाहिए, इस चीज की जानकारी चाहिए। ठीक है, वो एक्सेप्शनल है कि कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है, जो आर्मी जनरल डिफेंस कमीशंस में बात होता है वो सारे नहीं बताएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज होते हैं डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो नहीं बताए जाते। लेकिन जिस पे अपना समान अधिकार है, जिस पे पब्लिक का अधिकार है, पब्लिक का राइट है, तो वो जान सकते हैं। तो उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन है। पहले तो इसकी जरूरत नहीं थी जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाद में जरूरत पड़ा तो री इंटरप्रेट हुआ ना, यही बताया जा रहा है। सोसाइटी फ्रीक्वेंटली जो है वो नए चैलेंजेस करती है फेस, और उससे नया नया इंटरप्रिटेशन, नया नया डिमांड अराइज होता है। फंडामेंटल राइट जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो अमेंड भी होता है, धीरे धीरे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, और वो नए नए और प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करती है। thirdly अगर बात करते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, हमें नए डायमेंशन ऑफ फ्रीडम या फिर नए थ्रेट्स, जैसे कि अब पहले बात करते हैं कि पहले जो सोशल मूवमेंट था, सोशल मूवमेंट भी आप आगे में पढ़िएगा तो वो होता है एक न्यू और एक होता है ओल्ड। ठीक है, ओल्ड सोशल मूवमेंट था क्या के लिए, फ्रीडम के लिए था। ठीक है, अब क्या है, अब वाईफाई के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। पहले इसका ख्याल नहीं था लोगों को। अब नया एक एलजीबीटीक्यू राइट्स आ रहा है, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए। पहले लोग को खाना पानी, राइट टू वोट ये मिल जाता था, इतना ही सफिशिएंट है, पर अब वो सब मिल गया। अब समाज चेंज हुआ, उसको और चाहिए, तो वो और डिमांड कर रहा है। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ फ्रीडम्स चेंज हुआ, न्यू थ्रेट टू फ्रीडम आया। फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इजी बना दिया एक्टिविस्ट को नेटवर्किंग करने के लिए एक दूसरे से। ट्राइबल कल्चर बचाने का, फॉरेस्ट कल्चर, अभी ग्रेटा थनबर्ग का कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, कुछ साल पहले उन्होंने वो एक बहुत अच्छा मुहिम चलाई थी, एक बहुत अच्छा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वो हर फ्राइडे को अपने सिटी में गैदर होती थी लोगों के साथ, और वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम करती थी।